नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह दिनांक 14 अक्टूबर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह दिनांक 14 अक्टूबर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत दक्षिण पश्चिम विधानसभा सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल एक नारा है, बल्कि ये भारत के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, संभाग प्रदेश, साथ ही बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह सहित प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत दक्षिण पश्चिम विधानसभा सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल एक नारा है, बल्कि ये भारत की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, संभाग प्रभावी कांत सिंह देव, महापौर मालती राय, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह सहित प्रबुद्धजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। करें, बंधन करें। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को यह आह्वान किया था कि 25 सितंबर से लेकर के हम 25 दिसंबर तक, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक हम इस स्वदेशी के इस आंदोलन को चलाएंगे। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, इसको लेकर के हम जाएंगे। यहीं का हम बना हुआ उत्पादन उसको उपयोग में लाएं। हम आग्रह करें जो स्वदेशी सामान है उसको खरीदें और व्यापारियों से आग्रह करें कि वह स्वदेशी सामान को बेचें। आज भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 2 से 3 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे और जब देश की आजादी का 100वां वर्ष होगा तब हम दुनिया का नंबर 1 का देश बने, नंबर 1 का देश बने। इसके लिए हमको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। स्वदेशी के आग्रह को उन्होंने बार बार हम सबके सामने रखा है। इसलिए त्योहार के सीजन में भी लगातार हम कौन सा सामान जो यहाँ का उत्पादन हो, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह। आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय महामंत्री सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, सांसद श्री आलोक शर्मा जी सहित तमाम नेता और यहाँ व्यापारी संगठनों के साथ ही प्रोफेशनल्स, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे अन्य श्रेणी के विभिन्न समाजों के मुखिया हो, आज के इस कार्यक्रम में आकर के वो संकल्प लेकर के गए। माननीय अरुण सिंह जी ने हम सबको संकल्प दिलाया है कि हम स्वदेशी सामान इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी सामान का ही हमारा आग्रह होगा तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होकर के विकसित भारत बन सकेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी साथियों का अभिनंदन। बिरसा विकासखंड के ग्राम डाबरी में मलेरिया से 2 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब को स्थल पर पहुंचकर वास्तुस्थिति देखे और
पीड़ित मरीज के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध 14 अक्टूबर को अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम डाबरी पहुंचे थे। उन्होंने बताया, ग्राम डाबरी के 10 वर्षीय बालक प्रवीण मनोज मिरावी की 13 अक्टूबर की सुबह 9 बजे मृत्यु हुई। इस बच्चे को मलेरिया था और उसे मलेरिया की दवाई दी जा रही थी। वे स्वस्थ हो गया था। 12 अक्टूबर को रात में अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसे तेज बुखार आया। 5 वर्षीय बालिका आयुषी धनीराम तलग्राम लाथरी आंगनवाड़ी केंद्र में उयनरत थी। दोनों मृत बच्चों की रात्रि में तबियत बिगड़ने पर उन्हें उनके परिजनों द्वारा झाड़ फूंक कराने के लिए पंडा पुजारी के पास लेकर गए। गांव के पंडा द्वारा बच्चों को कुछ दवाएं दी, जिससे उनका शरीर पीला पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बिरसा विकासखंड के ग्राम डाबरी में मलेरिया से 2 बच्चों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसे संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध को स्थल पर पहुंचकर वास्तु स्थिति को देखने और पीड़ित मरीजों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध 14 अक्टूबर को अपनी पूरी टीम के साथ ग्राम डाबरी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि ग्राम डाबरी के 10 वर्षीय बालक प्रवीण मनोज मिरावी की 13 अक्टूबर की सुबह 9 बजे मृत्यु हो गई। इस बच्चे को मलेरिया था और उसे मलेरिया की दवाएं दी जा रही थी और वह स्वस्थ हो गया था। 12 अक्टूबर को रात में अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसे तेज बुखार आया। 5 वर्षीय बालिका आयुषी धनीराम तलगाम लथरी आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत थी। दोनों मृत बच्चों की रात्रि में तबियत गड़बड़ होने पर उनके परिजन उन्हें झाड़ फूंक कराने के लिए पंडा पुजारी के पास लेकर गए थे। गांव के पंडा द्वारा बच्चों को कुछ दवाएं दी गई, जिससे उनका शरीर पीला पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के करीब नारेबाजी करते हुए मोहन बड़ौदिया बीईओ के नाम बाबू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मोहन बड़ौदिया ब्लॉक अंतर्गत कार्यरत समस्त अतिथि शिक्षकों को विगत 3 माह से वेतन दिनांक 14 अक्टूबर तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने मोहन बड़ौदिया विकासखंड के बीईओ के नाम बाबू को ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आशीष शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मोहन बड़ौदिया विकासखंड के अतिथि शिक्षकों को विगत 3 माह से वेतन नहीं दिया गया, इससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। अतिथियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि 15 अक्टूबर शाम तक उनका वेतन नहीं डाला गया तो 16 अक्टूबर से उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे। आज अतिथि शिक्षकों के जुलाई, अगस्त और सितंबर के मानदेय भुगतान को लेकर ज्ञापन दिया गया। पूरे शाजापुर जिले में बड़ौदिया संकुल ही ऐसा है, ये बड़ौदिया विकासखंड, जिसमें हर बार अतिथि शिक्षकों को वेतन के रोने पड़ते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ। दशहरा तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया। यहाँ के बाबू ना तो काम करते हैं समय पे, ना बिल लगाते हैं। बीओ मैडम को बोल दिया कि बीओ मैडम छुट्टी पे। अब इसमें हम क्या करें? 3-3 महीने से परेशान है, दुखी है। और आज इनसे स्पष्ट बोल दिया गया, अगर हमारा कल तक मानदेय भुगतान नहीं होता तो परसों से मोहन बड़ौदिया में उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और यहाँ के बैठे बाबुओं की होगी। इनकी नाकामी की वजह से आज अतिथि शिक्षक परेशान है और बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। 3-3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3 महीने हो गए, अभी 1 रुपया नहीं मिला है। बार बार इनसे लगातार संपर्क करने के बाद भी आज ये स्थिति है कि बोल रहे हैं अभी बिल नहीं लग रहे हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ अतिथि शिक्षकों को और टेक्निकली प्रॉब्लम भी पूरे शाजापुर जिले में बड़ौदिया संकुल में ही, बड़ौदिया विकासखंड में ही आती है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाए गए अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर पर लगातार विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। विधायक ने कहा कि जिसका स्वदेशी भाव हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाले हो, जो ग्राहक को भगवान मानने वालों हो, उनसे खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे व्यापार कोई स्वीकार नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई पर भी थूक दो। जिसका सामान स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, उससे सामान खरीदा जाएगा। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाए गए अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया।
विधायक ने कहा कि जिसका स्वदेशी भाव हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला हो, जो ग्राहक को भगवान मानने वाला हो, उनसे खरीदारी करनी चाहिए। ऐसे व्यापार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वदेशी अभियान चल ही रहा है ना। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे। सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा, उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए ये स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। जिला मुख्यालय में इस समय नगर पालिका के छोटे तबके के कर्मचारी में तनख्वाह न मिलने को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं वेतन नहीं मिलने पर काम बंद का अल्टीमेटम दिया गया और नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि हम छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं और महीने हमारी तनख्वाह रोकी जा रही है। सामने दिवाली का त्योहार है, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। साथ ही अपने नियमितीकरण का भी उन्होंने मांग की है। हैं जैसे कि तनख्वाह है, तनख्वाह समय पे मिले, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह हो गई हैं, एरियर्स का कोई पता नहीं है। और हम लोग के यहाँ ऐसी कंडीशन आ चुकी हैं कि हमारे बच्चों का भरण पोषण करने में बहुत दिक्कत जा रही है। बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, गैस टंकियां नहीं भरा पा रहे हैं। और अभी हमारे छाती पर जो दीपावली का त्योहार आया हुआ है, अब हम एक लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कब पुताई करेंगे, कब हम दिया का व्यवस्था बनाएंगे। अभी घर में खाने को नहीं है, हम दिया कैसे जला लेंगे। आप बड़े अधिकारी लोग हैं, जो भी हैं, आप हम लोग के बारे में नहीं सोचेंगे। हम आप लोग से आशा लगाए हैं कि आप हमारे बारे में सोचें, और इसलिए हम विज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग की सैलरियां तो समय पे दे दें, जिसमें हमारा भरण पोषण और हमारे बच्चों का हम कुछ कर सकें। तनख्वाह के लिए दिया जा रहा है, 4-4 महीने से 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं हो पाती। एरियस वगैरह के लिए दिया जा रहा है, नियमितीकरण के लिए दिया जा रहा है, और समस्त कर्मचारी हमारा बहुत त्रस्त है पेमेंट के लिए। 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अभी जैसे तैसे कह रहा है कि 1 महीने की तनख्वाह देंगे, तो उसमें तो हमारी दीपावली का दिया नहीं जल पाएंगे। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी मांगों को लेकर समस्या का निराकरण किया जाए, एवं अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे, एवं काम को बंद करने का भी अंजाम दे सकते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी भाई हैं, इनकी 3-3, 4-4 महीना से पेमेंट नहीं हो रही। अब छोटे कर्मचारी इसमें क्या करेंगे। यदि दीपावली के पहले कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई नगर पालिका परिषद की, और समस्त जिनकी 3-3, 4-4 महीना से पेमेंट नहीं हो रही, तो नहीं हुई दीपावली के पहले से हम 2-3 दिन पहले से काम बंद कर देंगे। पूरा शहर गंदा पड़ा रहेगा, चाहे कुछ और यदि मजबूरन होना पड़ा हम लोगों तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। शाजापुर जिले में नवीन उर्वरक वितरण व्यवस्था के तहत किसानों को खाद लेने के लिए अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि हमें ना तो क्यूआर कोड स्कैन करना आता है और ना ही नई तकनीक की जानकारी है। हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर काट रहे हैं, कभी फोन से क्यूआर स्कैन करने के कहते हैं तो कभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। खाद वितरण में पहले वाली व्यवस्था लागू की जाए ताकि किसानों को सुविधा हो। अंगूठा नहीं रहा, फोटो कॉपी कराओ जा रहा, धनगढ़ आना दो ना तो हमारे खेत में मुँह अभी पानी पी रही हो, मैं काटा कहीं कैसा कहीं करा या पैसा कौड़ी की समस्या है हमारे यहाँ। मोबाइल तो आवे नहीं हमारे कहीं अंदर ढक्कन का है। पुरानी स्कीम चालू करो ना, लियो लियो छुट्टी पुट्टी अंगूठो ही नहीं आई रही, कक्का खोटी हुई रही।
मैं बाजार में गए, लाइन चली गई, फोटो कॉपी लाओ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराओ जी। हमारे यहाँ बढ़ेगा, पोर्ट पर गए फिर आया नहीं। उठानी पड़ रही है डॉक्यूमेंट की वजह से, अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं या अंगूठे की दिक्कत आ रही है, समय की बर्बादी हो रही है, टाइम पे खाद नहीं ले जा पा रहे हैं, खाद के लिए परेशानी उठानी चाहिए। व्यवस्था सही करनी चाहिए, फिर ये बंद करनी चाहिए, पहले की लागू करनी चाहिए जो पहले देते थे डायरेक्ट। अच्छा, रहता ही नहीं है, नेट है, सब चीज की दिक्कत है, मोबाइल है नहीं है, सबकी समस्या रहती है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का 3 दिवसीय आयोजन मिंटो हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करते हुए ये कार्यक्रम केवल व्यापारिक सम्मेलन नहीं बल्कि संस्कृति, पर्यटन और वैश्विक सहयोग का महापर्व रहा। इसमें 27 देशों से आए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, होटलियर्स, निवेशक और 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। समापन अवसर पर सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार संभाला रिसोर्ट, द्वितीय यार नगर जंगल रिसोर्ट और तृतीय एन्चार्टिंग मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रायोजक ग्राम स्टे और होम स्टे संचालकों को भी सम्मानित किया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ साने सहरने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं ट्रैवल मार्ट में। 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन भोपाल में किया गया और सबसे मुख्य बिंदु यह है कि ट्रैवल मार्ट का आयोजन 2014 से 2018 तक किया गया था। उसके बाद कोविड काल आया। कोविड काल के बाद इसे रोक दिया गया, पर अब फिर से इसका जोर शोर से शुभारंभ किया गया है। अभी हम इस भव्य डोम में खड़े हैं। वैसे तो आज इसका समापन है, पर आपको बता दें कि हमने एमडी पर्यटन विभाग के जो है एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर इलैया राजा सर से बात करी। उन्होंने बताया कि एक बेहद ही पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर मिला है और सुप्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव, बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर और कई बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं यहां पर आए थे। एमओयू साइन किए गए हैं और कई ऐसे एमओयू साइन किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश मतलब अतुल्य भारत का हृदय और ऐसे मध्य प्रदेश को टूरिज्म में नई ऊंचाइयां देने के लिए इस ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। ये 3 दिन ट्रैवल मार्ट एक भव्य आयोजन। आपको बता दें कि मिंटो हॉल के पास एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में भी इसको लगाया गया। मिंटो हॉल जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है उसके प्रांगण में भी इसको लगाया गया। बड़े बड़े डोम लगाए गए क्योंकि 200 प्रतिनिधि पूरे देश विदेश से यहां पर आए। उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई और यहां पर कई टूर ऑपरेटर, स्टेट संचालक, जो होम स्टे संचालक होते हैं, वे सभी यहां पर उन्होंने शिरकत करी और सभी ने यहां पर एक पॉजिटिव वाइब्स को फील किया। भोपाल में इतने बड़े ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ होना अपने आप में एक बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये ट्रैवल मार्ट अपने आप में सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट है और इसकी गूंज देश दुनिया तक सुनाई दे रही है। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर्स मेस भोपाल में पूर्व डीजी एन.के. त्रिपाठी की पुस्तक यादों का सिलसिला का विमोचन करते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि यादों का सिलसिला किताब की लेखनी सटीक, जीवंत, सहज और आत्मीय है। इसमें कई स्मरण में संवेदनाएं भी समाहित है। न्याय और प्रक्रिया की द्वंद्व भी देखने को मिलती है। पुलिस अधिकारियों को इससे आवश्यक पढ़ना चाहिए। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस ऑफिसर्स मेस में और ये एक क्षण है मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी एन.के. त्रिपाठी सर के पुस्तक के विमोचन का। जी हां, आज उनकी पुस्तक यादों का सिलसिला का विमोचन किया है वर्तमान में डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने और हम अभी इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमने बातचीत भी की है पूर्व डीजी त्रिपाठी सर से, जिनकी ये पुस्तक का विमोचन का आज ये मौका है, अवसर है। आपको बता दें, इस पुस्तक में अगर हम देखें, पीछे देखें तो ये मेरी प्रथम विदेश यात्रा, जबरदस्त भावनात्मक लगाव, आर्मी के साथ जुड़कर युद्ध कला की शिक्षा, स्विट्जरलैंड यात्रा और घर वापसी, आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिश्रण जैसे कई उन्होंने टॉपिक्स इस पुस्तक में कवर किए हैं। और आपको बता दें, ये पुस्तक एक संदेश देती है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जरूर, पर ये सभी एक आम जनमानस से जुड़ी हुई पुस्तक है और ये एक बड़ा संदेश देती है कि जीवन में सहज कैसे रहें। जीवन में उन्होंने बताया कि असहज रहना ही सबसे ज्यादा कठिन है, सहज रहना बहुत सरल है। वो अपने अद्वितीय सहजता के लिए, एक सिंपल व्यक्तित्व के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, बड़े पद पर रहें। उन्होंने अपने इस पुस्तक में अपने पूरे जीवन को वर्णित किया है, पूरी 22 विदेश यात्राओं को वर्णित किया है। क्या संदेश देती है ये पुस्तक और किन लोगों को समर्पित की है ये पुस्तक आपने? पुस्तक तो निश्चित रूप से मैंने अपने माता पिता को ये समर्पित की है, लेकिन उनके माध्यम से ये सभी पाठकों को भी ये समर्पित है।
इस पुस्तक में विशेष रूप से मैंने अपने संस्मरण लिखे हैं और जो आपने कहा क्या संदेश देते हैं, तो ये जीवन को एक सहज रूप में लिया जाए, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी उसी सहजता से निपटा जाए जिस प्रकार से जो सुख समृद्धि में हम प्रसन्न रहते हैं। कुल मिलाकर जीवन को जीवन की तरह से जिया जाए, यही इसमें संदेश। सर, इस पुस्तक को लिखने का कैसे आपके मन में आया कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए? क्योंकि सर आपने जो आपका जो कार्यशैली रही, जितना आपने पोस्टिंग्स का यहाँ पे, जैसे कि हमने सुना तरह दुनिया भर के देश आपने घूमे, ये सब इतना समय लगा इस पुस्तक को लिखने में, समाहित करने में, और कब ये मन में विचार आया कि ये लिखना चाहिए? देखिए, मन में विचार तो ये बीच बीच में आता रहा है कि कुछ न कुछ हमको लिखते रहना चाहिए। जैसे ही कुछ क्षण ऐसे मिले कि जब हम फुर्सत में थे, तो उन क्षणों में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे पास कोई डायरी नहीं है, उन क्षणों में मैं वापस लौटा और उन वापस लौटने के समय जो वहाँ पर भावनाएं मेरे दिमाग में आईं, उनको मैं लिखता चला गया और ये पुस्तक अपने आप बन गई। सर, जैसा कि आपने बहुत लंबा जीवन और बहुत बड़े पद पे आप रहे, पूर्व डीजी आप हैं, और जिस तरह से आपकी सहजता की बात यहाँ पर मंच से हमने सुनी, सर इतना सहज रहने के लिए क्या करते हैं कि इतना सरल व्यक्तित्व आपने कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आज के आपाधापी की जिंदगी में सबको गुस्सा करना, सब बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, आप इतने सहज कैसे हैं सर? नहीं, सहज होना सबसे साधारण है, सबसे आसान अगर कोई चीज है तो सहज होना है। असहज होना जो है या जो आप नहीं हैं उसको दिखाना ज्यादा कठिन चीज है। हर व्यक्ति को जो उसका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से अगर वो अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से वो सहज होगा, सफल भी होगा। सफलता दो तरह की होगी, सामाजिक भी और पारिवारिक भी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।